सही बात है। और जो भी आइडिया बताते हैं सही होता है। और जिस तरह अगर चाइना भेजा है और हम जहाज जो था वो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने वाला था। अभी भारत के प्रेशर से उसको श्रीलंका ने वहां डॉक करने की यानी रुकने की अनुमति नहीं दिया है। अब समझते हैं ये जहाज क्या था और ये क्या करता था। चाइना की एक जो समुद्री सीमा है वो बहुत बड़ी है और उसका विवाद भी है पूरे दक्षिणी चीन सागर को लेकर, इसलिए उसे हमेशा वहाँ निगरानी के लिए सर्विलांस की जरूरत पड़ती है। इस सिलसिले में उसने अपना एक जहाज बनाया है, यांग वांग करके जहाज है। यांग वांग टोटल 7 जहाजें हैं। तो ये यांग वांग का 5वां जहाज था जिसे यांग वांग 5 कहा जाता है, जिसे 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना की नेवी में। ये एक बहुत भारी भरकम जहाज है, 25,000 टन इसकी विस्थापन क्षमता है। इतना भारी भरकम जहाज है, मतलब समझिए 40 से 42,000 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं उनका विस्थापन होता है। ये 25,000 टन इसी का विस्थापन है। इसको चलाने के लिए 470 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये लगभग समुद्र में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकता है। ये 620 फीट लंबा है, इतनी बड़ी ये जहाज है। और ये करता क्या है, तो भाई ये सर्विलांस का काम करता है। इसके ऊपर बड़े बड़े जो एंटीना लगे हुए हैं, इन्हें किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है और ये सैटेलाइट से आराम से कम्युनिकेट हो सकते हैं। और ये इतना खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस मतलब वो जासूसी के रेंज में है कि 750 किलोमीटर रेडियस में ये बैलिस्टिक मिसाइल इतनी रफ्तार से आती है उसको भी ट्रैक कर लेता है, सैटेलाइट की पोजीशन को ट्रैक कर लेता है, कम्युनिकेशन ट्रैक कर लेता है। अगर किसी खास एरिया के पास से गुजरेगा ना तो वहाँ कम्युनिकेशन में क्या सिग्नल भेजा जा रहा है, डाटा भेजा जा रहा है, उसको भी ये मतलब बहुत इजीली डिकोड कर सकता है। तो इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है। भारत के पास भी इसके पास है, बस एक ही है INS ध्रुव, वो भी पिछले साल हमने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पर। वो भी इससे वो तो छोटा ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत हाईटेक है यहाँ पर। इससे भारत को खतरा ही है इस बात से कि ये चीन से चल दिया जुलाई में और इसने अनुमति मांग दिया था श्रीलंका से कि हम आपके यहाँ आके डॉक करेंगे। और ये इसी बीच यहाँ पे खबर आई थी कि ये 11 अगस्त से 17 अगस्त तक श्रीलंका के सबसे निचला बंदरगाह जो हम्बनटोटा है वहाँ पे ये डॉक करेगा। तो यहाँ पर ये हम्बनटोटा बंदरगाह पर रिफिलिंग करेगा, अपने सामान वगैरह को भरेगा, रेस्ट करेगा और ये 11 से 17 अगस्त तक यहाँ रहेगा। एक्चुअली हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो श्रीलंका का निचला बंदरगाह है और उसे श्रीलंका ने चाइना की कंपनी को लीज पे दे दिया था। तो यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ये श्रीलंका भारत से काफ़ी करीब होने की वजह से दोनों साइड से ये भारत के लिए खतरा हो गया। क्योंकि भारत के साउथ में ये वाला एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि भारत को इससे खतरा महसूस होने लगा था। आप देखिए ये श्रीलंका है यहाँ पर और श्रीलंका से यहाँ जस्ट थोड़ी सी दूरी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुड़ानकुल्लम परमाणु रिएक्टर है और यहाँ कलपक्कम परमाणु रिएक्टर है। तो हमारे दो परमाणु रिएक्टर के पास आकर कोई इतना भारी भरकम जासूसी जहाज, वो भी 1 हफ्ते तक रहे, जिसका इतनी भयानक मतलब क्षमता है, फ्रीक्वेंसी किसी भी को ट्रैक कर सकता है। इसलिए ये भारत के परमाणु रिएक्टर्स के लिए खतरे थे क्योंकि एंटीना को किधर भी मोड़ा जा सकता है और ज़मीन पर इसका रेंज बहुत दूर तक का इसका रेंज आ जाता था। तो इसके रेंज में ये आराम से यहाँ से इन पर रेकी की जा सकती थी और एक खुफिया जानकारी चाइना को मिल जाता। इसके अलावा अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये सैटेलाइट से टच में रहता है और सैटेलाइट से टच में रहने के बाद जब इन दोनों को पैरेलली यूज किया जाता है ना, बहुत खुफिया जानकारी को ये लोग जुटा लेते हैं। सैटेलाइट किसी एक एरिया को जाके वो वर्टिकल देखता है, इस तरह से ऊपर से देखता है और ये साइड से अगर देख लेगा तो डाटा काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नीचे हमारे 6 बड़े बंदरगाह थे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ से मंगलौर है, कोची है, यहाँ पे एन्नौर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये सब इसके रेंज में आ जाते थे। और बंदरगाह जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसमें अलग अलग टर्मिनल होता है। ऐसा नहीं कि जहाज ले आके लगा दिए, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ जहाज खड़े हैं, ये अलग टर्मिनल है, ये एक अलग टर्मिनल है, यहाँ लगाएंगे तो एक अलग टर्मिनल हो जाता है, यहाँ अलग टर्मिनल है, उस तरह से देखेंगे तो यहाँ अलग टर्मिनल है। तो बंदरगाह के पास जहाज ला देना बड़ी बात नहीं होती, जहाज तो बस यहीं तक ला सकते हैं पानी वाली जहाज का। उसके बाद उस बंदरगाह जो होता है वहाँ के कैप्टन अब उस पर चढ़ते हैं ताकि वो किस टर्मिनल पे ले जाना है लगा सके। तो ये छोटी छोटी जानकारियों को भी वो इकट्ठा कर सकता था कि किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, क्या कोड होता है, कितना यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी है, क्या चीज़ है, मतलब टोटल अगर आपका डाटा ही लीक हो जाएगा तो पता चल ही जाता है यहाँ पर। और बंदरगाह काफ़ी सिक्योर, देखिए बंदरगाहों के पास अंदर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, यहाँ पर इतने छोटे एरिया में ये जहाज़ों को डॉक किया गया है। तो इससे हमारी बंदरगाहों की भी सुरक्षा पर सवाल उठ सकते थे। साथ में श्रीलंका के यहाँ होने की वजह से हम लोग का जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, चाहे विक्रम साराभाई जो और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, मेनली जो श्रीहरिकोटा के पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से हम लोग अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं।
PSLV हो या GSLV है, ये एकदम सेंसिटिव डाटा होता है और यहाँ से अगर वो लोग ट्रैक कर लेते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर वो श्रीलंका आ गया यहाँ पर और यहाँ से हमारे PSLV GSLV की कुछ खास कम्युनिकेशन को उसने ट्रैक कर लिया, तो अगर हमको पहले से किसी की फ्रीक्वेंसी या कुछ चीज़ों को पता रहता है तो हम लोग युद्ध के समय उसमें साइबर अटैक भी कर सकते हैं। तो युद्ध की स्थिति में अगर ये साइबर अटैक करके इसके पाथ वगैरह को डिस्टर्ब कर सके तो एक बहुत करोड़ों का घाटा लग सकता है। इसलिए हम लोग को इतनी ज़्यादा चिंता थी। ये पास में आने की वजह से एक और चिंता बढ़ जाती है। श्रीलंका के पास ही एक केरल है और केरल में हमारे एयरफोर्स का साउथ कमांड का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में, एयर वायुसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में, वो भी इसी के पास आ जाता है। और साथ में नौसेना का दक्षिणी कमान कोची, वो भी इसी के दायरे में आ जाता था। इस वजह से भारत की चिंताएं इतनी ज़्यादा थी कि अगर ये पास आके इतने लंबे समय तक रुक जाता है तो भारत के लिए ये सच में चिंता का विषय है। भारत ने इसका विरोध भी दर्ज कराया था श्रीलंका के सामने। तो श्रीलंका ने पहले कहा था कि ठीक है, इस जहाज को हम रुकने देंगे, इसके रडार बंद रहेंगे। तो श्रीलंका के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पता चल सके कि इसके रडार चालू है या बंद है। और ये चालू कर ही लेगा तो मना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदरगाह को श्रीलंका के बंदरगाह को चाइना ने ही डेवलप किया था। श्रीलंका की मजबूरी क्या है कि श्रीलंका के ऊपर चाइना का $7 बिलियन का कर्जा है। ये एक बहुत बड़ा मात्रा में कर्जा हो जाता है। दूसरा, श्रीलंका अगर भारत के फेवर में जाता है तो हो सकता है कि चाइना उस पर लोन रिकवरी का प्रेशर बढ़ा दे। साथ में श्रीलंका को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज की जरूरत है जो IMF देगा। IMF में चीन का भी एक अच्छा खासा दबदबा है। तो इसलिए श्रीलंका जो था भारत और चीन को बैलेंस करके चल रहा था। लेकिन इससे भारत के इतने बड़े बड़े खतरे हो सकते थे, इससे भारत सरकार ने श्रीलंका को अवगत कराया। तो श्रीलंका मनाने की भी कोशिश किया भारत को कि यहाँ बस पेट्रोल भरने आ रहा है, ये करने आ रहा है। तो भारत सरकार ने भी कहा जो उसको भरना है तो यहाँ सिंगापुर से भर के चला जाए, यहाँ पर ग्वादर में चला जाए, यहाँ से लेके चला जाए, यहाँ पे किसी और जगह पे लेके चला जाए। तो इससे भारत ने श्रीलंका पे दबाव बनाया और श्रीलंका पर यह दबाव काम भी आया। भारत के दबाव में श्रीलंका ने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ डॉक नहीं कर सकते, हमको ये नहीं करना है, क्योंकि अभी विकट परिस्थिति में श्रीलंका की भारत ने बहुत ज़्यादा मदद किया था। इससे भारत को लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि वहाँ पे भारत के दबाव में आकर अभी जो चाइना पूरी दुनिया का ध्यान इधर खींचे हुए है, वो सोच रहा था कि छोटे मोटे मैटर में भारत को उलझा देंगे और बाकी इधर निपटेंगे। तो भारत भी इधर दबाव बना दिया, अब वापस जा रहे हैं। इससे विश्व लेवल पर भारत का दबदबा बढ़ा है और चाइना का मनोबल तो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा ही कि जिस देश का बंदरगाह आप अपने पैसा से बनाएं, जिस देश के बंदरगाह का 99 साल के लिए लीज आपके पास है, फिलहाल अभी उसे 40 साल के लिए किया गया है, तो वो लीज आप ही के पास है। श्रीलंका की सरकार ने परमिशन भी दे दिया था, आपका जहाज चल भी दिया था यहाँ से, और यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए उसके सामान भी रख दिए गए थे, और भारत के एक बार कहने से उसने सारा के सारा वापस कर दिया। तो एक तो ये प्रेशर श्रीलंका ने हमारे फेवर में श्रीलंका ने ये डिसीजन को लिया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ सोचने की जरूरत है कि भारत हमेशा कब तक हम बस दूसरे का जवाब देते रहेंगे। चाइना ने ये किया तो हम उसका जवाब देंगे, पाकिस्तान ने ये किया हम उसका जवाब देंगे। अब वक्त आ गया है कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, और ये दिखाता है कि भारत की अब दबदबा क्या है कि श्रीलंका इतना कर्ज तले दबने के बावजूद भी चीन से भिड़ने के लिए तैयार हो गया, और भारत ने भी उसकी बहुत मदद की थी। हालांकि श्रीलंका का ट्रैंकोमाली जो हम आपको बहुत पहले वीडियो में बताए थे कि जो ऑयल रिजर्व है यहाँ पे टैंकर है, उसे भारत ने ही लीज पे ले लिया है। तो ये भारत की एक तरह से कहिए तो कूटनीतिक जीत है। तो इसी तरह भारत सरकार को भी अब आप अपनी जितने भी रडार हैं उसको इस साइड में एक्टिवेट कर देना चाहिए। ऐसे ही हम लोग के पास भी जहाज है INS ध्रुव, उसका हम बहुत पहले आपको वीडियो बना दिए, उसे भी मलक्का के साइड में भेज देना चाहिए। और हम शुरू से कह रहे हैं कि जब तक इधर दुश्मन को शांत तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे लद्दाख के क्षेत्र में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ हैवी मात्रा में हमें युद्ध अभ्यास करना चाहिए। एयरफोर्स को भी करना चाहिए, नेवी को पूरा करना चाहिए, नेवी को चलाने चाहिए यहाँ पे दबाव बनाने के लिए। ससुरा पाकिस्तान शांत रहेगा ना तो उसको मनोबल नहीं बढ़ाएगा, ना तो ये ससुरा ही बीचों में कूदने लगेगा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना यहाँ पर ये चौपट करके रख देगा। नेवी, एयरफोर्स सबके साथ मनोवैज्ञानिक दबाव लगाना चाहिए। आप खुद से जरा सोचिए, चाइना इधर की ओर भीड़ रहा है, और इसने के बावजूद चाइना ने जापान के एरिया में भी मिसाइल मार दिया है, और भारत को भी धमकाने की ये कोशिश थी कि तुम आगे आगे मत आना वरना हम तुमको भी देख लेंगे। वो अलग बात है कि देखने के चक्कर में हम खुदे देखा गया, वो चला गया बेइज्जती करके। लेकिन ये सोचना चाहिए कि एक देश कितना एग्रेसिव है, इतना एग्रेसिव होने के बावजूद हमें सॉफ्ट नहीं रहना पाएगा, हमें अपने तीनों सेनाओं को आगे मोबिलाइज करना होगा। आई होप आप इसे समझे होंगे। हालांकि इसके आने से उतना भी बड़ा खतरा नहीं था, एक तरह से ये आता तो हम लोग इसकी भी तो जासूसी कर लेते कि ये ससुरा कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर सिक्के के दो पहलू, किसी चीज़ से आपको लॉस भी होता है तो फायदा भी होता है। तो इसमें क्या था कि हमको फायदा कम था,
कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, क्या है, ये ससुरा इसी का जासूसी हो जाता। हमारा इसरो इतना से तगड़ा है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी एक से एक मतलब रडार जैमिंग सिस्टम है। तो ये, लेकिन हाँ ये था कि हमारी अगर 10% फायदा होता तो 90% लॉस हो जाता, और ये हमारी एक तरह का मनोवैज्ञानिक जीत है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। सही बात है, और जो भी आइडिया बताते हैं सही होता है। और जिस तरह अगर चाइना भेजा है और हम गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।